आखिरकार रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी कब तक होगी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमित सरोहा और सर से इसी पे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी मैडम की? अब जी देखिए, वो तो कानून अपने तरीके से काम करेगा, जैसे ही सबूत होंगे वैसे ही गिरफ्तारी होगी। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या सिर्फ रिया चक्रवर्ती, क्योंकि रिया चक्रवर्ती तो एक प्यादा है, एक छोटा सा मोहरा है। उसके अलावा बॉलीवुड का खेल लंबा रहा है। 90 के दशक से लेकर अब तक काफ़ी लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, लेकिन उन आत्महत्याओं का अब तक कोई सुराग नहीं मिला, कोई ठिकाना नहीं है। जैसे कि दिव्या भारती ने आत्महत्या की थी, उस टाइम पे अंडरवर्ल्ड अपने बूम पे था इंडस्ट्री में, तो उसके अलावा सरकार दोनों तरफ कांग्रेस की थी। और उसके बाद जब एक और आत्महत्या हुई थी, जो एक हीरोइन थी, वो तरह से ही थी। तो ये सिर्फ एक मतलब छोटा मामला नहीं है, ये किसी एक आदमी का मामला नहीं है। सुशांत सिंह जी की जो ये केस हुआ है, ये कोई आत्महत्या तो हम नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि आत्महत्या तब कहा जाता है जब साबित हो, तो एक मर्डर है। लेकिन शुरू से ही ये प्लान किया गया कि इसको आत्महत्या दिखाया जाए। जैसे ही उनकी मतलब ये उस दिन ये दुर्घटना हुई, उसी दिन कुछ लोगों के ट्वीट आए कि वो डिप्रेस थे, कुछ लोगों के ट्वीट आए, लगातार कुछ चैनलों ने ये प्रसारित करना शुरू कर दिया कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर ली। बाकायदा जब तक आपके पास कोई लीगल प्रूफ ना हो, कोई मेडिकल प्रूफ ना हो, आप ये नहीं बोल सकते। और सबसे बड़ी बात ये है कि 80 दिन तक भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उसके बाद जब सीबीआई जांच करने के लिए मांग उठाई जाती रही, कंगना रनावत द्वारा लगातार मांग उठाई गई, अन्य कुछ लोगों द्वारा भी मांग उठाई गई। लेकिन आप एक चेहरा देखिए बॉलीवुड का कि सिर्फ कुछ चंद लोग ही मांग उठा रहे थे। तो सिर्फ रिया चक्रवर्ती इस मामले में नहीं है। अगर रिया चक्रवर्ती ही इस मामले में होती तो अन्य लोग भी यहाँ पर सामने खुल के आते, क्योंकि देखिए ये एक बड़ा मुद्दा है। खुद को बचाएं या कैरियर बचाएं, बात यह है। ये बात इस तरह से है कि अगर खुद को बचाने चले तो ही कैरियर बचा पाएंगे। लेकिन चक्कर क्या हो गया कि भारतीय जनता जागरूक है, मीडिया और सोशल मीडिया दोनों किसी ना किसी तरह से मिलकर काम कर रहे हैं। पूरी मीडिया तो एक जैसी नहीं है। कुछ मीडिया जैसे कि कुछ तथाकथित पत्रकार रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेते हैं, उसको इनोसेंट बताने की कोशिश की जाती है। अब ये देखिए, अगर वो पत्रकार इनोसेंट बताने की कोशिश करेंगे तो सीबीआई क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगी? जो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन को वो धत्ता बता रहे हैं सीधे सीधे। तो ये जो मामला है, ये सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती नहीं है। मुख्य जो चीज़ है ये है कि बड़ा आदमी कौन है, कहाँ से ये शुरू होती है। मेरी नज़र में मानिए तो ये चीज़ कुछ इस तरह से कि 3 परतें हैं। पहली परत खुद रिया चक्रवर्ती, उसके साथ के आसपास के लोग जो सुशांत सिंह के साथ इन्वॉल्व थे। दूसरी परत जो बॉलीवुड को चला रही है अभी, जैसे कि मैं नाम लूँगा यहाँ पे, सलमान खान, करण जौहर, यशराज फिल्म्स, महेश भट्ट, कपूर फैमिली। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बाकायदा इस चीज़ को चला रहे हैं। ये दूसरी लेयर है। और इस लेयर को संभालने के लिए एक बड़ी लेयर है जिसे हम पॉलिटिकल लेयर बोलते हैं। वो पॉलिटिकल लेयर है जो सरकार में होते हैं, जो सरकार में नहीं होते हैं, दोनों तरफ से उनकी चलती है। तो इस चीज़ पे आप अंदाज़ा लगाइए कि जब भी बॉलीवुड में कोई केस हुआ है तो सरकारें किसकी थी। महाराष्ट्र में आज सरकार किसकी है? शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी। तो ये आप एक अंदाज़ा लगाइए कितने नेताओं ने इस केस पर न्याय के लिए कहा। कुछ बीजेपी नेताओं ने बोला और कुछ अन्य दलों के कुछ लोगों ने जो उस गठबंधन से संबंधित नहीं है। ना तो ठाकरे ने कुछ बोला, ना ही पवार ने कुछ बोला, और ना ही जो राहुल गांधी हर चीज़ पे बोलते हैं, हर चीज़ पे वो बोलते हैं, अर्थव्यवस्था पे वो भाषण देते हैं। लेकिन यहाँ जब न्याय की बात होती है तो वो कुछ नहीं बोलते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय से कलाकार होता और वो इस तरह से केस ना भी होता तो भी वो इस केस को बड़ा बना देते। लेकिन जब दरअसल उनकी सरकार को खतरा है, ये सीधे तौर पर उनकी सरकार को अब ज़्यादा खतरा है, क्योंकि जनता समझ चुकी है। आपने इन्हीं चीज़ों के बीच में कंगना रनावत का नाम लिया था, तो कंगना रनावत ने ये कहा है कि जिस तरीके से बॉलीवुड में खान का जो वर्चस्व है वो चलता आ रहा है, और इसी के दबाव में आके महाराष्ट्र जो सरकार है उसके नेता इस तरीके की धमकी मुझे दे रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है। अब आपने भी देखा होगा कि कंगना रनावत पहले दिन से इस मुद्दे को उठा रही है, तो इसको लेकर संजय राउत ये कहते हैं कि कोई पार्टी सपोर्ट कर रही है, इसीलिए वो इस तरीके के बयान दे रही है, इसीलिए वो मुंबई पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। देखिए, मुंबई पुलिस को बदनाम करने की किसी की भी कोई मतलब ये आकांक्षा नहीं है। उन्होंने जो कहा है वो न्याय संगत बात कही है। मुंबई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, ये सबके सामने है। तो उन्होंने यही बात कही है। उन्होंने बोला कि न्याय होना चाहिए।
तो इसमें गलत क्या बोला है? अगर संजय राउत और उसके जो साथी वो बेकसूर हैं, जिनको वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर अगर वो बेकसूर हैं तो वो खतरा किस बात का मान रहे हैं? वो न्याय प्रक्रिया को फॉलो करें, न्याय प्रक्रिया जैसे ही फॉलो होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन अभी समस्या क्या है कि संजय राउत बोलते हैं कि तुम मुंबई में घुस के दिखाओ, तो हम बोलते हैं कि आप लोग संसद में घुस के दिखाओ। अगर आप लोग ऐसे ही बात करोगे, आज आप उन्हें रोक सकते हो सकता है आपके पास ताकत है, इतनी भी ताकत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जो ताकत है उसके बल पर आप रोक सकते हो शायद। लेकिन आप ये देखिए, अगर भारतीय जनता या जो महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनको अपनी ताकत का एहसास हो गया, उनको जो एहसास हो गया ना, तो वो संसद विधानसभा कहीं भी घुसने नहीं देंगे। संजय राउत और जो उनके लिबरल साथी हैं उनकी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आमिर खान ने जब बोला था कि मैं भारत में असुरक्षित महसूस करता हूँ, तो हाँ, उनकी वाइफ ने तो उन सब ने ना, लिबरल्स और जो भी उनके साथी हैं, उन सब ने कहा था हाँ भारत असुरक्षित है, भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं, तो उन्होंने ये बात बोली थी। लेकिन जैसे ही कंगना रनावत ने कहा कि मैं मुंबई पुलिस और मुंबई में असुरक्षित महसूस कर रही हूँ, तो लिबरल ने एक कैंपेन शुरू किया, आई लव मुंबई। मतलब कि अगर कोई राष्ट्रवादी आदमी अपनी बात रखे तो वो उल्टा जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई लेफ्टिस्ट अपनी बात रखता है तो वो बात चाहे गलत क्यों ना हो, वो उसको सपोर्ट करते हैं। सर, एक तरफ ये लिबरल की बात की आपने, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार को लेकर भी यही क्वेश्चन खड़ा होता है कि जब आमिर खान बोलते हैं मुझे यहाँ पे डर लगता है, नसरुद्दीन शाह बोलते हैं मुझे यहाँ पे डर लगता है, तो उनके लिए ये महाराष्ट्र सरकार कुछ नहीं बोलती। कंगना रनावत बोलती थी कि मुझे मुंबई पुलिस से डर लगता है, तो तुम्हें मुंबई आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मुंबई में रहने का अधिकार नहीं है। बॉलीवुड में से तमाम लोग आके सड़कों पर खड़े हो जाते हैं, शिवसेना की कुछ महिलाएं उनके लिए रैलियां निकालने लगती हैं, कहती हैं कि कंगना मुंबई में पैर रख के दिखाएं। जो ये रैलियां निकाल रहे हैं, ये तो आप देख लीजिए, जहाँ पे पार्टी का झंडा होगा वहाँ पे उनका अपना एजेंडा होगा, तो अपना एजेंडा वो अगर वो बोल देंगे ना कि आपको नहीं निकालनी रैली, तो वो नहीं निकालेंगे। वो ऑर्डर्स पे काम करते हैं, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। किसी भी रैली, किसी भी आंदोलन का महत्व तब होता है जब वहाँ पर आम नागरिक होता है, वो किसी पार्टी विचारधारा से संबंधित नहीं होता। इस टाइम पे शिवसेना की विचारधारा सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार को बचाना। अगर ये मान लीजिए कि सब कुछ सही है, वो अपनी जांच कराएं। अभी आरोप ये आ रहे हैं कि उनका बेटा भी शामिल हो सकता है मुख्यमंत्री का, अगर वो बेकसूर हो तो अब जांच कराए। सीधे सीधे तौर पे ये लग रहा है कि कंगना रनावत कुछ कह रही है तो वो सीधे सीधे तौर पर उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो किसको बचाने का प्रयास है? भी सीधी सी बात है कि आप किसी अपने को ही बचाने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन स्थिति यहाँ तक है कि अगर न्याय हुआ, अगर प्रक्रिया सही हुई, तो उनकी सरकार भी जाएगी ही जाएगी। सर, यहाँ पे सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ड्रग का एंगल सामने निकल कर आया, ड्रग्स की बातें निकल के सामने आ रही हैं, यही मंत्री हैं, चाहे शिवसेना के मंत्री ये हों, संजय राउत हो, अनिल देशमुख हो, तमाम तरीके के नेता हों, जो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर मिनटों में आके बयान देते हैं, कंगना रनावत को लेकर बयान देते हैं। जब ड्रग्स को लेकर इनसे बात की जाती है, क्यों अपने मुँह में दही जमा लेते हैं? देखिए, ड्रग्स का मामला कोई नया नहीं है। 1990 के दशक में संजय दत्त का जो मामला सामने आया था ड्रग्स का, तो उसके बाद से ही इनके आकाओं ने उनको बचाना शुरू किया था। आका कौन है? कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल। उनके पिताजी भी कांग्रेस में थे, तो उन पे ना टाड़ा लगने दिया गया, उन पे सारी धाराएं हटवा ली गई। तो जो इनका व्यापार है ड्रग्स का कोई छोटा व्यापार नहीं है। ड्रग्स का व्यापार दाऊद से लेकर मुंबई तक चलता है, और इसमें कौन शामिल है, इसका विरोध कौन करेंगे, इसके खिलाफ कौन नहीं बोलेंगे? जो लोग इसमें शामिल हैं वो इसमें नहीं बोलेंगे, और जो लोग इसके दम पर अपना सब कुछ चला रहे हैं वो लोग इस पर मतलब वो इस तरह से कार्रवाई करेंगे कि वो बच्चे जो ये काम करते हैं वो बचने का प्रयास करेंगे। और कंगना रनावत वो एक राष्ट्रवादी कलाकार है। मैं सभी जो अपने भाई हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि अगर कोई अभिनेता या अभिनेत्री इस तरह से स्टैंड ले रही है, तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि स्टैंड ले। और जो कलाकार भारत के खिलाफ हैं, यहाँ के न्याय प्रणाली के खिलाफ हैं, और जिन्हें लगता है कि भारत की व्यवस्था ठीक नहीं है, जो भारत को बदनाम करते हैं बाहर जाकर, आप लोग उनको सबक सिखा सकते हैं। क्योंकि बॉयकॉट की जो ताकत है उसका एहसास महेश भट्ट को और जो अदर्स हैं उनको हो चुका है। अभी महेश भट्ट की जालाहट सभी देख चुके हैं। महेश भट्ट खुद ड्रग्स की इस जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें है। आप किसी भी इनकी पार्टी होती है, वो रेव पार्टी होती है, वो कोई सामान्य पार्टी नहीं होती। वहाँ पे जाइए, कितना भी बड़ा कलाकार क्यों ना हो, वो सब ड्रग्स में उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। और एक बात जनता को ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी वीआईपी नहीं होता, कोई भी सुपरस्टार नहीं होता। इन लोगों को सुपरस्टार मानना बंद कीजिए। देश के असली सुपरस्टार केवल वो लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं, जैसे कि फौजी है, अध्यापक हैं, और जो सही मायने में देश की सेवा के लिए मतलब सेवारत हैं, तो उनको ही
उनको ही वीआईपी माना जाए, उनको ही देश का तो उस मीडिया के लिए क्या कहना चाहोगे जो सुशांत सिंह राजपूत की जो जांच है उसे भटकाने की कोशिश कर रही हैं, रिया चक्रवर्ती के लिए कैंपेन से चलाने की कोशिश करते हैं, जस्टिस फॉर रिया इन्हीं के द्वारा हैशटैग चलाए जाते हैं और आज तक रिया को बचाने की कोशिश और सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को बदनाम करने की साजिश। जी, ये सीधी सी बात है। जो एक चैनल है, बड़ा ग्रुप है, वो इसको बचाने की कोशिश कर रहा है। उस चैनल से रिलेटेड एक व्यक्ति के बॉलीवुड में अपना पैसा लगता है, उनका अपना कारोबार है वहाँ पे। मैं नाम नहीं लूँगा उनका क्योंकि बिना किसी प्रूफ के किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि उनके भी उनसे संबंध है। वो अपने कारोबार को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं और हो सकता है इस चीज़ में उन सब की इन्वॉल्वमेंट हो। ये कोई छोटा मामला नहीं है क्योंकि सुशांत सिंह नासा तक पहुंचने वाला था, उसके कुछ प्रोजेक्ट थे, उसका एक प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि सरकार की भी उस पर नज़र थी। वो प्रोजेक्ट जिसके हाथ में जी, तो वो प्रोजेक्ट जिसके हाथ में जाने वाला था वो बड़ा बनने वाला था। तो वो अंदाजे ऐसे भी थे कि सुशांत सिंह बॉलीवुड से क्विट करने वाला था और क्विट करके वो अपना जो प्रोजेक्ट था उसको शुरू करने वाला था, लेकिन अब वही प्रोजेक्ट महाराष्ट्र सरकार कैप्चर कर रही है। तो मामला बहुत बड़ा है। अगर मामले की सही जांच हुई तो सभी फंसेंगे। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सरगना कौन है, सरगना पे जाइए। प्यादे तो बहुत हैं, वो अगर आप अभी प्यादों को सज़ा दे दोगे कोई बात नहीं, वो नए प्यादे पैदा कर देंगे। तो सबसे बड़े सरगना वो लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड को बढ़ावा दिया, जिन्होंने 90 के दशक में दाऊद को यहाँ से भगाया, जिन्होंने 90 के दशक में संजय दत्त को बचाया। और उसके बाद जब सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान इनकी इन्वॉल्वमेंट बाहर रही तो उनको भी सेव किया। उसके अलावा जो जितनी भी आतंकवादी गतिविधियों को जिन्होंने बढ़ावा दिया तो वही पार्टियां इनको बचा रही हैं। और सीधे सीधे तौर पर मैं कांग्रेस को एक ऐसी पार्टी मानता हूं अभी जो इसके न्याय के लिए बात ही नहीं कर रही। वो हर एजेंडे में बात करती है, लेकिन यहाँ उसके मुंह में अब दही जम चुकी है। अब परिणाम तो देखिए न्याय प्रणाली ही बताएगी और अंतिम परिणाम जो बताएगी वो जनता बताती है। चुनाव कभी भी जहाँ भी होते हैं तो उसका फैसला जनता ही करती है। धन्यवाद सर।